आप छात्र नेता रह चुके हैं, क्या है पृष्ठभूमि? आप शुरू से बताइए, आप अपने घर से। इसके पढ़ाई यार में तो कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है। गाय बैल भैंस पे तो वो भी पढ़ाई कर रहा है। 8-10 किताब लिख चुके हैं ऑलरेडी। कुछ चीजों का ईश्वर के हाथ में होता है। लेकिन जब मैं पहली बार जेल गया, आप जेल में रह चुके हैं? हम दूसरे की चीज को पढ़ के हम अपने आप में अगर लेते हैं तो एक तरह से चोरी होती है। जो माँ की पीड़ा को मैंने देखा वो मेरी जिंदगी का पहला पड़ाव था। मन में अगर गंदी बात भी आ रही हो तो लिखो, जीवन में मत सोचो कि मैं क्या गलत लिख रहा हूँ। आप राजनीति को सेवा मानते हैं, सत्ता? तो हम सोच ही नहीं पाते हैं कि हम आपके बारे में अच्छा क्या सोचें। तो मदद करोगे? नहीं करेंगे। कहाँ आदमी है? धर्म और मानवता को कैसे स्केल करते हैं? कभी कभी हम लोग सुनने को मिलता है कि मॉब लिंचिंग हो गया। यहाँ तो शिक्षा की जरूरत है। वो अगर राजनीति में आना चाह रहा है, घर बेच करके दे दीजिए। सर, स्वागत है आपका हमारे स्वागत है और आपके पॉडकास्ट का मैं। सबसे पहले आप बताइए, आप अपने पृष्ठभूमि के बारे में बताइए कि आपका कैसा सफर रहा, और अपने जो आप अधिवक्ता भी रह चुके हैं ऑलरेडी, आप छात्र नेता रह चुके हैं पटना यूनिवर्सिटी के। शुरू से बताइए, आप अपने घर से शुरुआत, जन्मस्थल से। अगर मैं सच बताऊं तो मेरी पृष्ठभूमि एक साधारण फैमिली में हुई है और काफी पढ़े लिखे घर में हुई। इसके पढ़ाई यार में तो कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है। दूसरी बात है कि हम लोग के घर में शुरुआत दौर से ही शिक्षा का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि मेरे पिताजी भी शिक्षक थे। मेरे घर में सब लोग पढ़े लिखे थे। यानी उस जमाने में जब कोई किताब नहीं छूता था तो उस समय हमारी मामा, जो हमारी दादी होती थी, वो भी पढ़ाई को बहुत ज्यादा फोकस करती थी। और हम लोग एक अच्छी फैमिली में हैं, और खास करके है कि जितने भी फैमिली में है सब पढ़े लिखे हैं। यानी हमारे गाँव में कोई आदमी अगर शिक्षा के तौर पर देखता था तो कहता था कि अगर इनके घर में कोई अगर जानवर भी है, गाय बैल भैंस पे, तो वो भी पढ़ाई कर रहा है। मैंने इतनी पढ़ाई के प्रति लोगों का इतना समर्पित थे। और मेरे फादर जब थे तो वो कहते थे गांव के भी कोई व्यक्ति नहीं पढ़ता था तो उसको घर से खिच कर लाते थे पढ़ाने के लिए कि चलो देखो यही तुम्हारा काम देगा, बाकी कुछ नहीं है, तुम भूखे के रहो लेकिन बच्चे को पढ़ाओ। ये संस्कृति जहाँ से पैदा ली है, मैं उसी घर से हूँ। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आपका जो बचपन से अभी तक का कहानी है वो दिखता है वो चीज। आप एक अधिवक्ता भी हैं, स्कॉलर हैं और छात्र नेता ऑलरेडी रह चुके हैं। आप एक पार्टी में भी कायम किए हैं जहाँ तक पता चला हमें। तो इस तीनों चारों चीज को, एक लेखक हैं आप, तो बहुत सारे 8-10 किताब लिख चुके हैं ऑलरेडी। तो इस सारे चीज को कैसे संतुलित करते हैं? सारा चीज अलग अलग है। एक लेखक का अलग कहानी होता है, एक अधिवक्ता का अलग कहानी होता है, और एक पॉलिटिशियन का अलग कहानी होता है। आप सब चीज को कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, सच बात है कि कुछ चीजों का ईश्वर के हाथ में होता है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो शून्य हूँ जी। और ये तो बड़प्पन में आपकी तारीफ भी मैं क्या करूँ। सबसे बड़ी चीज है कि ये बड़प्पन भी कहना उचित नहीं है, क्योंकि वो घर के संस्कारों से आता है। अब जब मैं जीवन में खुद, मेरे घर में पुलिस अधिकारी रहे हैं, सब बड़े बड़े पद पर भी रहे हैं, लेकिन जब मैं पहली बार जेल गया तो मुझे लगा कि मेरे जीवन पे कुछ होना चाहिए। और मैं जेल की हर गतिविधि को मैं लिखता था। मैंने जेल में रह चुके हैं? हाँ जी, मैं जेल से ही मैं लेखक लिखने का मेरा शौक जगा। तो मुझे लगा वहीं से किताब लिख दिया? हाँ, वहीं से मैंने कई किताबें लिखा, जैसे सैदपुर से बेऊर की किताबें हैं जी, उस पर वेब सीरीज भी आ रही है। मैं कई जगह पे घूमा हूँ जहाँ पे मैं दूसरी किताब जो सबसे ज्यादा हिट की है, किराए की गर्लफ्रेंड, मैंने लिखा, वो ज्यादा चर्चित रही है। कुछ लिखने का जुनून होता है अपने आप में। अगर मेरे पास अगर वक्त मिलता है तो मैं लिखता हूँ। और आदमी कहता है ना कि लेखक एक ऐसा चीज होता है कि 10 कदम भी चलते हैं तो उनके मन में विचारें आती है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं फलना लेखक का किताब पढ़ के बना, मैं चिल्ला का, मेरे मन में क्या है मैं वही लिखा। हम दूसरे की चीज को पढ़ के हम अपने आप में अगर लेते हैं तो एक तरह से चोरी होती है। मेरे मन में जो भी इच्छाएं आई, जो भी कष्ट झेला, जो भी भावनाएं हुई, जो माँ की पीड़ा को मैंने देखा, उस चीज को मैंने किताबों में, सैदपुर से बेऊर में मैंने व्यक्त किया है कि एक युवा छात्र नेता जो जीवन में पहली बार जेल की दीवारें देखता है तो वो कैसे भयभीत होता है और उसके मन में क्या क्या चीजें आती है, वो मैंने व्यक्त करने का प्रयास किया है। जो सैदपुर से बेऊर, जो मेरी पहली पुस्तक थी जी। अच्छा, ये प्रेरणा कहाँ से मिलता है आपको? ये बुक मिला कहाँ से, बुक लिखने का? देखिए, मेरे घर में शिक्षकों का भरमार है ना, और जब जिसके घर में किताबों का शौक हो तो मेरे पिताजी, मैं पहले जब मैं आया था पटना यूनिवर्सिटी में, जब मैं नाम लिखाया था तो पहली बार जब मैं आया था तो उसमें एक नथुनी प्रसाद किताब लिखते थे। तो नथुनी प्रसाद किताब लिखते थे, कौवा कागा ले भागा, वो हिंदी की एक आती था, वो क्लास में चलती थी।
बोला कि देखो ऐसे ऐसे ननसुनी और कनवाली टाइप के लोग जो हैं वो किताब लिख देते हैं और इतना सुंदर तुम्हारा अंशुमान नाम है, तुम क्या करते हो? तो कहीं ना कहीं वही चीजें मन में भाव हो जाते हैं। और संजोग बस छात्र राजनीति में आया और छात्र राजनीति में मैं जेल गई हूँ। वो मेरी जिंदगी का पहला पड़ाव था और जिस चीज से मैं डरता था, लगता था कि मुझे कोई इनकाउंटर में गोली मार दो लेकिन हमको जेल मत डालो, डर गया था मैं। लेकिन जब मैं गया तो वहाँ की हर भावनाओं को मैं देखने का प्रयास किया, वहाँ की पीड़ा को मैंने देखा और तब मुझे लगा कि हर एक आदमी दोषी नहीं होते हैं, है ना। और फिर बाद में जब मैं बहुत नर्वस हो जाता था तो लोग बोलते थे अरे श्री कृष्ण भगवान भी तो जेल में ही ये जन्म हुए हैं, तो तुम क्यों डरते हो? तो ये सब भावनाएं मुझे प्रोत्साहित करती थी और मुझे लगा था कि जब मैं यहाँ से निकलूंगा तो मैं एक पुस्तक लिखूंगा और सच में ईश्वर की कृपा, मां सरस्वती का आशीर्वाद है कि मैं वो किताब को लिख पाया। अच्छा, इसी क्रम में एक और सवाल है। आज के भारत में आज के जो लेखक ने यंग लेखक जो है वो भारत को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है, किस वे में ले जा रहा है? देखिए सच बात है कि आजकल लिखने का जो शौक है ना वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। क्या मोबाइल का बहुत बड़ा मैंने आसानी से काम करने के लिए हो गया। अब कोई चीज को अगर किसी का आवेदन भी लिखते हैं तो उसमें देखते हैं कि 50 अगर शब्द है तो 25 को गलती है ना। तो हिंदी में बहुत सारी त्रुटियां हैं, मैंने हिंदी भी ठीक से नहीं लिख पाते हैं। अगर हम एक आवेदन भी लिखते हैं तो ChatGPT का प्रयोग करने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि जो लिखने का शैली था वो अब धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए दुर्भाग्य होगा कि हमारे जो नए जनरेशन होंगे कुछ दिन के बाद लिखना भी भूल जाएंगे। और मुझे लगता है कि लिखने की शैली तमाम लोगों, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, कुछ भी नहीं होता है। बस ये लगता है कि मन में अगर गंदी बात भी आ रही हो तो लिखो, और जिस दिन अगर लिख करके अगर तुमने लोगों के सामने सार्वजनिक कर दिया ना तो दिन तुम्हारी तमाम बुराइयां मर जाती है। तो मुझे लगता है कि लिखने की जो शैली है वो मोबाइल छोड़ करके मोबाइल फेंको और कलम पकड़ो की दुनिया में आएंगे, तभी आप बेहतर कुछ लिख पाएंगे। आप राजनीति को सेवा मानते हैं सत्ता? जैसे कि आज का देखिए, अगर सेवा कोई करेगा ना तो कोई आदमी नहीं करेगा, सेवा करेगा ना। अभी मैं कुछ दिन पहले आपको बताया कि मैंने एक किताब लिखी राजनीति और रोमांस, है ना। और मैं देखा हूँ कि क्या हम सच में समाज सेवा की बात करते हैं। पहले तो कुछ दिन साड़ियाँ बांटेंगे, टॉफियाँ बांटेंगे, कुछ दिन कंबल बांटेंगे, कुछ दिन लोगों को कुछ मदद करने की बात करेंगे। यानी आप सेवा के नाम पे सौदेबाजी कर रहे हैं भाई, और ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। समाज सेवा अलग चीज है और राजनीति अलग चीज है। समाज होता है क्या निस्वार्थ, और राजनीति में जैसे ही आते हैं स्वार्थ की बात आ जाती है। कौन ऐसा आदमी है जी आज के दौर में, तीसरे चौथे जनरेशन में, हम 5वें जनरेशन में चल रहे हैं, हम आपके बारे में सोच रहे हैं कि यहाँ तो स्वार्थ की दुनिया है, बस हमको कैसे बेनिफिट हो, हमको कैसे आगे बढ़ना है ना। और ये चीज होती है ना जो मानवता के बीच एक खाई बनाती जाती है और दोनों के बीच कौन ऐसा नेता को गाली नहीं देता है, क्यों देता है? अगर कहीं ना कहीं उसमें गलतियां दिखती है तब तो देता है, तो हम कह देंगे कि हम नेतागिरी कर रहे हैं। हाँ भाई, मैं तो अब लगता है कि मेरी जिंदगी का भोग मिला सब कैसे गुजरेगा, तो राजनीति ही एक मुद्दा है। अब बड़े बड़े पद पर भी देख रहे हैं कि आने के बाद भी अगर राजनीति में चले जाते हैं, तो इसके पहले पूर्व में आपने खुद एक स्वतंत्र राजनीतिक दल का स्थापना किया है, उसके पीछे क्या रीजन रहा है? देखिए सच वाली है कि बहुत अच्छी चीज सीखने को मिलती है। हम जिसके पीछे अगर हम भाग रहे हैं उससे बढ़िया हम देखेंगे ना भाई कि इसमें क्या है। आदमी भले हम नहीं आगे बढ़ पाते, ये बड़े मेरे लिए प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे से ज्यादा उम्र के वाले के लोग पूछने आते हैं कि पार्टी का निर्माण कैसे होता है, वो तो हमको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे पास पूछने आते हैं प्रोसेस से गुजर गए। तो मैं जब से आया मैं बता देता हूँ, मैं कॉलेज का मैं स्कूल का मॉनिटर रहा हूँ, वहाँ भी मैं चुनाव से जीता। पटना विश्वविद्यालय 2012 28 वर्षों के बाद जो चुनाव हुआ उसमें भी मैं उपाध्यक्ष के पद पर जीता। जब मैं पटना सिविल कोर्ट के आया तो मैं भी यहाँ चुनाव जीत करके आया, तो मैं तो पूरी चीज को देख के आ रहा हूँ ना, और मैं जानता हूँ कि क्या क्या संघर्ष आती है, कितनी समस्याएं आती है। एक सामान्य फैमिली का, परिवार का बच्चा कोई पॉलिटिक्स में जाता है तो कितनी उसके साथ परेशानियां आती है, कभी फाइनेंशियल, आजकल तो आर्थिक युग है, समाज को कोई नहीं देखता। 4 को अगर समोसा अगर अभी खिला दिया, कोई लाखों का अगर उसका काम कर दिया हो तो 4 लाखों का भूल जाएंगे। सही बोल रहा है। तो आदमी को जितनी आसानी से किसी चीज को जानना है ना, उसके साथ उतनी ही मुश्किल आता है। संविधान और लोकतंत्र को जो बचाने की है या उसकी चीजों को सहेजने की है, वो युवाओं की क्या योगदान होना चाहिए? सबसे बड़ी चीज है कि हम मुझे लगता है 6ठा और 7वां से हम लोग संविधान और प्रस्तावना पढ़ना शुरू किए। लेकिन समाज ने आजकल राजनीतिक विचारधाराएं इतना परोस ली गई है कि हम वो चीज ले ही नहीं पाते हैं। और आधुनिकता के दौर में मोबाइल में इतने अनावश्यक चीज आने लगे हैं
कि वो दिमाग को ब्रेन वॉश करके वो पूरा जो आपके हमारी जो अच्छी है ना उसके दिक्कत में जा रहे हैं। तो हम सोच ही नहीं पाते हैं कि हम आपके बारे में अच्छा क्या सोचें। हम सामाजिक काम करना चाहते हैं भाई, तो मदद करोगे? नहीं करेंगे। हम सामान्य परिवार है, एक ही के, कोई बात नहीं, किसान परिवार से हैं, हमको कितने लोग मदद करने आएंगे? हम कर भी देते हैं उसकी मदद, नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई चमचमाती हुई 5 लोग अगर छोटी मोटी बड़ी बड़ी गाड़ियों से आ जाएंगे तो अपना कहा आदमी है। तो अपनी जब मैं किसी नेता को गुजरते देखता हूँ ना, जब मैं उनको देखा और उनकी बातों को आज मेरे लगता है कि मैं उस समय पटना विश्वविद्यालय के चुनाव ही जीता था और उस समय उनसे मिलने गया था, मैं वहाँ आशीर्वाद लेने गया था, है ना। और वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। फिर मैंने उससे पूछा तो कहा कि अंशुमान जी आप देखते हैं तो क्या सर, एक आदमी के पीछे कितने आदमी अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है ये। एक आदमी के पीछे जो आदमी अकेले चलना चाह रहा है वो भी नहीं चल पा रहा है, जो काम करना चाह रहा है वो भी नहीं कर पा रहा है। तो अपनी ऊर्जा को गलत दिशा में हम दे रहे हैं। हम अपनी दिशा को तो कोरोना ने सबको सिखा दिया, कोई पूछने वाला नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। अपना आदमी भी कर दिया कि अरे आप जला दीजिए, हम क्या अब आएंगे। अभी कुछ दिन के पहले कोई घटना देखे होंगे कि कोई आदमी वीडियो कॉल माता पिता का कार्यक्रम कर रहा था। ये समाज में क्या मैसेज जा रहा है बढ़िया। तो पैसों क्या ना आदमी को आज जितनी आधुनिक बना रहा है ना उतना संस्कारहीन बन जा रहा है। तो लगेगा कि नहीं उस समय में एक चीज हो रही है। प्रेमचंद को क्यों पढ़ते हैं लोग? वो फणीश्वरनाथ रेणु को क्यों पढ़ते हैं? टाइम को सुल्तान त्रिपाठी निराला को क्यों पढ़ते हैं? उतार दिया वो लोगों ने, एक टाइम को उतार दिया फ्रेम करके। इकबाल के लोग शायरी को क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उसमें जज्बा था। देखो क्या समाज था। किताबें जो होती है ना तो दुनिया को विचारों को जिंदा किया। आज अगर क्या हुआ, सब अपने अपने तरीके के विचार लिख रहे हैं, सवाल लिख रहे हैं, सब अपने अपने। जैसे क्या होता था अंग्रेजों के समय कुछ उसके लेखक थे जो उनकी बड़ाई करते थे, मुगलों के थे तो उनकी बड़ाई करते थे, देश प्रेम के बारे में जो थे वो अपनी बड़ाई करते थे। इस तरीके से लेखक ने अपने अपने अनुसार सभी किताबें लिखी और उस समय की व्यथा को लिखी। अभी मैं कुछ दिन पहले मैंने लिखा दर्द का देवता। मैं एक आदिवासी महिला की पीड़ा लिखा हूँ। कोई आदमी उसका लकड़ी कोई खरीद नहीं रहा, उनके बच्चे घुमावरी से हैं और उसको कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा है। लेकिन गांव के किसान कोई 5 किलो अनाज दे दिया, कोई 4 किलो अनाज दे दिया, कोई क्या की इतनी मित्रता तो शहरों में भी नहीं। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। चीजों को यही चीज तो समझना होगा। तो क्या हुआ हमारे संस्कार धीरे धीरे जैसे जैसे शहरीपन गांव में जाता जा रहा है ना संस्कारहीन होते जा रहे हैं। तो हम कैसे कहें शहर बेहतर है? तो कहीं ना कहीं हम समाज को किताब के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि देखिए है ना, और वही चीज किताबों के माध्यम से मैं लोगों को समर्पित कर रहा हूँ। अच्छा हम अच्छा यहाँ बुरा है ये मतलब नहीं है जी, बिल्कुल। लेकिन मैं लगता हूँ कि समाज को मैं वो चीज दे पाऊँ जो कि लगे कि मैं इसी चीज नहीं देखा हूँ। धर्म और मानवता को कैसे स्केल करते हैं? दुनिया देखिए मानवता तो धर्म से ही में संस्कार आती है। कहीं ना कहीं धर्म है, वही रिश्ते बताते हैं कि तू मेरी बहन है, वही रिश्ते बताते हैं तू मेरा पिता है, वही पिताते हैं वो बताते हैं कि तू मेरी माँ है, वही बताता है कि तेरा दोस्त है ना। धर्म ही बताता तो धर्म तो अनुशासन बताता है। हम भगवान शिव के उपासक हैं, हम मानते हैं है ना। कोई कृष्ण के उपासक हैं, विचार तो एक ही है। कोई नहीं कहता है कि तुम किसी अच्छे व्यक्ति का अपमान करो। और क्या होता है वो धर्म और मानवता के दोनों के बीच के अनुशासन को ही मानवता कहते हैं। अच्छा, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कहीं अभी कभी कभी हम लोग सुनने को मिलता है कि मॉब लिंचिंग हो गया, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, चाहे वो हिंदू या मुस्लिम जो भी हो, उस तरह के लोगों को या मेंटलिटी जिसका सेट है कि अच्छा ये धर्म है तो गलत है, या फिर उस धर्म वाले बोले उसको कि ये गलत है। हमको तो लगता है कि ये चीज मुद्दा जो फैलाने वाला है ना, यहाँ तो शिक्षा की जरूरत है। शिक्षा रहेगा तो वो उस पर जाएगा ही। अरे कोई अच्छे आदमी को देखे हैं कभी जाकर के कि लड़ाई झगड़ा करते हुए किसी को धार्मिक उन्माद में किसी का कत्ल कर देना, ये तो कतई गलत है, कोई अच्छा नहीं बोलेगा। और कोई इसलिए बात है कि उस जगह पर हमें एक दूसरे को एक भाईचारा, दुनिया मैं उसे राष्ट्र में रहता हूँ जहाँ की सबको होना नहीं चाहिए, लेकिन अक्सर से एक हाथ थाली ने ताली को नहीं बची है, दोनों समझना होगा कि भाई आप मेरे हो। और कल क्या होता है, कल मैं कोर्ट में भी देखा हूँ ना, जब होता है तो फिर दायरे मैंने रोने लगता है कि ये मैंने भी गलत किया। मैं जेल की यात्रा भी किया हूँ, मैं भी वहाँ देखता हूँ गलत होने के कहता है कि मैंने जो किया वो गलत किया, वो पछतावा है, वो सबसे बड़ा दंड है उसका। तो मुझे लगता है कि इस पर गंभीर होकर के समाज में एक हर एक
चौक चौराहे पर इस लेकर के और समाज को जागरूक करना होगा, है ना। तभी कोई को ये सकारात्मक चीजें हम लोगों के सामने हो सकते हैं। जो युवा आजकल जो यंग लड़के हैं, लोग हैं, वो अगर राजनीति में आना चाह रहा है, उसको आप क्या सजेशन देंगे? देखिए, मैं इतना बात बोल रहा हूँ, आजकल आर्थिक युग है। अच्छा, आप बहुत समाज से कर लीजिए, घर बेच करके दे दीजिए, कोई पूछने वाला नहीं है। हम बहुत लोगों की मदद कर दिए हैं, चाहे लोग हमको बहुत सहयोग कर दिए, और अकेले जाते रहेगा, कोई नहीं पूछेगा कि पास गाड़िया साहब कौन है, वो आ जाएगा। तो आदमी की ऊर्जा दिखावा में ज्यादा हो गया, और दिखावे वाला ज्यादा देते नहीं, कहते कि चमकती हुई चीज हमें वफा होती है, काल्पनिक चीजें बहुत ज्यादा देख कर नहीं टिकती है। आपके नजर में सक्सेस का मतलब क्या है? मतलब क्या है कि आज के दौर में सक्सेस क्या आप चाहते हैं? हम आईएएस नहीं बने, हम असफल व्यक्ति हैं। अच्छा, हम आईएएस नहीं बना, सफल व्यक्ति हैं। अच्छा अच्छा, इस वे में आप बोल रहे हैं। और सक्सेस मतलब रियल में किस चीज को समझा जाए? रियल में अगर सक्सेस से कि हम सपना लेकर के बढ़े, जैसे आपने कुछ देर पहले बोला कि आप राइटिंग भी कर लेते हैं, छात्र राजनीति भी कर लेते हैं, वकालत भी कर लेते हैं, और मोहब्बत की दुनिया में भी कहीं ना कहीं फिल्मों की दुनिया में भी कुछ न कुछ हम लिखने का प्रयास करते हैं। अब मेरा सपना है कि मैं ऐसी चीज लिखूं जो कि लोगों से अलग हो, मतलब से ही मोहब्बत की जाती है, और ये सभी ना होते आया है, वो होते रहेगा, है ना। ये प्रेम चलना चिलना वो सब ग्रंथों में रखिए साहब। आज की दुनिया अलग बदल रही है, हम 7वीं जनरेशन में जी रहे हैं, और आदमी दुनिया में हर चीज पर। अभी जो फिलहाल आपका ये मुद्दा चल रहा है, बहुत दो इशू देखा जा रहा है, जो कंपेयर किया जा रहा है, दोनों पॉलिटिशियन, अलग पार्टी के लोग, कुछ अलग पार्टी के लोग, दोनों कंपेयर कर रहे हैं कि लालू यादव जो घोटाला किए, चारा घोटाला, उस पर बहुत हमेशा बात होती है। अभी 300 करोड़ का जो घोटाला हो रहा है या हुआ, जो डस्टबिन 1500 रुपए का था, 15 हजार का एस्टिमेट बना के दे दिया गया। सदी में यही करते सब आया, हम लोग अगना सा जनता है ना। यही कहेंगे कि असलहे सियासत की क्या काही है, महलों में उजाला है, कुटियों में स्याही है, महसूस होता है शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है। और मैं यही चाहता हूँ कि मेरा राष्ट्र ही सर्वोपरि है, हम राष्ट्र के लिए जिएं। हर एक युवा से ये कहते हैं कि कुछ मत करो, लेकिन राष्ट्र के लिए जियोगे तो समझो तुम्हारा जीना सार्थक है, अन्यथा सब कुछ होकर के भी व्यर्थ है। शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए, और आपका ये बारिश में आप ले रहे हैं, है ना। और एक कमाल की बात है कि बारिश भी हो रही है, और आप लोग इतने दूर से आए भी हैं, तो मैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।